नमस्कार। आज की परिचर्चा राजा राम मोहन राय और संवाद कौमुदी में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल अरोड़ा और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अटल तिवारी, जो एक दशक से अधिक समय तक सक्रिय पत्रकारिता करने के बाद मौजूदा समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज के पत्रकारिता विभाग में अस्थायी प्रवक्ता हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है राजा राम मोहन राय और संवाद कौमुदी। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किन भाषाओं में हुई, धार्मिक आडंबर के खिलाफ काम कब शुरू किया, पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की, संवाद कौमुदी को अपने आंदोलन का हथियार कैसे बनाया। 18वीं सदी का भारत निराशा के दौर से गुजर रहा था। प्रगति रूपी पथ पर घना अंधकार छाया था। इसी दौरान बंगाल के दारकेश्वर नदी के तट पर स्थित राधानगर गांव में रमाकांत राय और तारिणी देवी की तीसरी संतान के रूप में 22 मई 1772 को बालक राम मोहन राय का जन्म हुआ था। तारिणी देवी की 3 संतानों में पहले पुत्री थी, फिर पुत्र जगमोहन और राममोहन। रमाकांत ने बालक राममोहन को पढ़ने के लिए पहले पटना फिर बनारस भेजा। बालक ने पटना में अरबी फारसी पढ़ी तो बनारस में संस्कृत की शिक्षा हासिल की। अंग्रेजी का ज्ञान हुगली और यूरोपियन भाषाएं कलकत्ता में सीखी। विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने के दौरान राम मोहन राय धार्मिक आडंबरों से परिचित हुए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का निश्चय किया तो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लागू करने में सहायता की। अपने इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पत्रकारिता को महत्व दिया। बांग्ला में संवाद कौमुदी समेत फारसी, अंग्रेजी और हिंदी के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। उनका इस्तेमाल कर आंदोलन खड़े किए। सदियों से चली आ रही सती प्रथा के विरोध में जहां लंबा आंदोलन किया, वहीं प्रशासनिक और न्यायिक सुधार के लिए आवाज़ बुलंद की। प्रेस की स्वतंत्रता की हिमायत की तो धार्मिक कट्टरता के विरोध में परिवार तक को दांव पर लगा दिया। एक ऐसी विचारधारा की नींव डाली जिसने देश के विभिन्न भागों में सामाजिक जागरण की लहर पैदा की। राम मोहन राय ने देश में अनेक नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज मध्य युग की सीमाओं को लांघकर आधुनिकता के दौर में आया। इसीलिए राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय और संवाद कौमुदी का अध्ययन करते हुए यह देखना होगा कि पत्रकारिता करने के दौरान उन्हें किन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ा। समाज सुधार की उनकी मुहिम में किस तरह के व्यवधान आए, इसमें संवाद कौमुदी ने किस तरह से अहम भूमिका अदा की, भाषा के क्षेत्र में किस तरह से योगदान दिया, धार्मिक कट्टरता पर कैसे प्रहार किया, राम मोहन राय को राजा का खिताब कब और कैसे मिला और उनका अंतिम समय इंग्लैंड में कैसे बीता, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं संवाद कौमुदी के जन्म की। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसका जन्म वर्ष 1819 मानते हैं तो कुछ 1820 मानते हैं। हालांकि अधिकतर विद्वत जनों की राय में संवाद कौमुदी का पहला अंक 4 दिसंबर 1821 को अस्तित्व में आया। इसका प्रकाशन ताराचंद दत्त और बाबू भवानी चरण बंदोपाध्याय ने शुरू किया था। दोनों सज्जन राम मोहन राय के मित्र थे। एक तरह से राम मोहन राय का इस पत्र से घनिष्ठ संबंध था। वह इसमें नियमित लिखते थे। आगे चलकर राम मोहन राय ने सती प्रथा पर मतभेद होने के कारण भवानी चरण बंदोपाध्याय के संवाद कौमुदी से नाता तोड़ लिया। राम मोहन राय ने उनका काम संभाल लिया। उन्होंने संवाद कौमुदी में वैज्ञानिक आधार वाले लेखों को महत्व दिया। पत्र के एक अंक में प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लेख लिखा तो धार्मिक कट्टरता के विरोध में लगातार आक्रामक रूप अपनाया। बांग्ला समाचार पत्र पत्रिकाओं की सूची तैयार करने वाले जे लॉन्ग के अनुसार संवाद कौमुदी 33 साल तक निकलता रहा। बीच में कुछ दिन के लिए इसका प्रकाशन बंद भी रहा। राम मोहन राय के विरोधी गुट की ओर से निकाले गए पत्र समाचार चंद्रिका में सती प्रथा का समर्थन किया जाता था। साथ ही राम मोहन राय द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्यों का विरोध किया जाता था। इस साप्ताहिक पत्र का संपादन भवानी चरण बंदोपाध्याय ही कर रहे थे। दूसरी ओर संवाद कौमुदी सती प्रथा का विरोध करता था। इस प्रथा के विरोध में उसमें तब तक मुहिम चलती रही जब तक लॉर्ड बेटिंग द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाए जाने का आदेश नहीं पारित कर दिया गया था।
इस तरह संवाद कौमुदी ने देश में बौद्धिक वातावरण तैयार करने का काम किया। राम मोहन राय की पत्रकारिता की यात्रा पर बात करते हैं। बांग्ला भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसके संपादक प्रकाशक बंगाली थे। इसे निकालने वाले हरुचंद्र राय और गंगा किशोर भट्टाचार्य आत्मीय सभा के सदस्य थे। वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की नींव डालने वाले राम मोहन राय शिक्षित बंगालियों के नेता माने जाते थे, इसलिए बंगाल गजट एक तरह से उनके विचारों का प्रतिबिंब था। इस पत्र का प्रकाशन 1820 तक होता रहा। इस बीच जेम्स सिल्क बकिंगम ने 1818 में कलकत्ता जर्नल नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। अंग्रेजी में निकला यह पत्र पहला उदार पत्र माना जाता है। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए राम मोहन राय ने इस पत्र का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। राम मोहन राय की सोच में बकिंगम इत्तेफाक रखते थे। दोनों में विभिन्न मुद्दों पर गुफ्तगू होती थी। इन समाचार पत्रों के विपरीत समाचार दर्पण ईसाई मत के प्रचार के लिए निकल रहा था। उसमें हिंदू धर्म पर अनुचित तरीके से आक्रमण किया जाता था। समाचार दर्पण के 14 जुलाई 1821 के अंक में एक पत्र छपा था। इसके खंडन में राम मोहन राय ने शिव प्रसाद शर्मा के नाम से एक पत्र भेजा। समाचार दर्पण के संचालकों ने उसे इस शर्त पर छापना स्वीकार किया कि उसका कुछ अंश निकाल दिया जाए, जिसे राम मोहन राय ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शिव प्रसाद की ओर से ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाल दी। इस तरह पत्रकारिता में उनकी भागीदारी अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन, बांग्ला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार के जरिए हो रही थी। हालांकि इसी बीच सरकार की ओर से प्रेस पर लगाए गए अंकुश के विरोध में राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। समग्रता में अगर देखा जाए तो कलकत्ता से निकलने वाले इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का ऐतिहासिक महत्व है। इनका अवलोकन करने से 19वीं सदी के बंगाल के बारे में पता चलता है। लंबे अंतराल के बाद राम मोहन राय ने 1829 में अंग्रेजी में बंगाल हेराल्ड और बांग्ला में बंगदूत नामक समाचार पत्र की नींव डालने में अहम भूमिका अदा की। द्वारकानाथ टैगोर से प्रभावित डॉक्टर R.M. मार्टिन ने बंगाल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया। राम मोहन राय व द्वारकानाथ टैगोर इस अखबार के मालिकों में शामिल थे। राम मोहन राय के अनुयायी नील रतन हालदार ने बांग्ला और नागरी में प्रकाशित होने वाले बंगदूत का संपादन किया। द इंडिया गजट का प्रकाशन 1831 में शुरू किया गया। इसके मालिक भी द्वारकानाथ टैगोर थे। यह अपने समय के अग्रणी अखबारों में शुमार किया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर मेधावी, धनिक और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह राम मोहन राय के प्रशंसक और मित्र थे। सभी सुधारवादी गतिविधियों में उनका सहयोग करते थे। इसी तरह 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में कलकत्ता में उदारवादी पत्रकारिता की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर का अहम योगदान रहा। उनका उद्देश्य राम मोहन राय द्वारा संचालित आंदोलन की आवाज़ जनता तक पहुंचाकर जनमत तैयार करना था। यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्ला पत्रकारिता राम मोहन राय की ओर से संचालित आंदोलन और द्वारकानाथ टैगोर की दूरदर्शी और प्रबुद्ध उदारता के लिए ऋणी रहेगी। अब बात करते हैं पत्रकारिता के बीच समाज सुधार आंदोलन किस तरह चला। राम मोहन राय ने अनेक प्रशासनिक सुधार आंदोलन चलाए। इनमें न्यायपालिका में सुधार का आंदोलन काफ़ी प्रमुख था। कंपनी के शुरुआती दिनों में न्यायपालिका व्यवस्था के लिए आचार संहिता नहीं थी। इसमें भेदभाव बरता जाता था। 1774 के जूरी कानून के तहत केवल यूरोपीय लोगों को ही जूरी के पद पर आसीन होने का अधिकार था। देश के हिंदू और मुसलमानों के अलावा देशी ईसाई या एंग्लो इंडियन भी इस अधिकार से वंचित थे। उक्त अधिकार हासिल करने के लिए मांग हो रही थी। सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकारी बता रही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसके लिए पार्लियामेंट ही कदम उठा सकती है। भारत में जूरी व्यवस्था के खिलाफ चल रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था के संचालन में शामिल करने की बात मान ली, लेकिन नया बिल बना तो उसमें भी भेदभाव किया गया। इस नए कानून का समूचे भारत में विरोध हुआ। राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी में इस कानून के खिलाफ हमला बोल दिया। पत्र में प्रकाशित अपने एक लेख में कहा,
इस नए कानून के तहत हिंदू और मुसलमानों को ईसाइयों के न्याय को मानना ही पड़ेगा, जबकि एक ही देश के वासी हम लोगों को ईसाइयों के दोष या गुणों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक आवेदन पत्र ब्रिटिश संसद के नाम भेजा। इस आवेदन पत्र पर बड़ी संख्या में हिंदुओं और मुसलमानों के हस्ताक्षर थे। साथ में राम मोहन राय की व्यक्तिगत टिप्पणी थी। 5 जून 1829 को आवेदन पत्र संसद के सामने रखा गया और 18 जून 1832 को जूरी बिल मंजूर कर लिया गया। हम बात करते हैं कि किस तरह राम मोहन राय को परिवार का विरोध झेलना पड़ा। हिंदू समाज अंधविश्वास से घिरा हुआ था। अनेक आडंबर होते थे। राम मोहन राय ने इन सभी आडंबरों का विरोध किया। इसके खिलाफ पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया, जिसे रूढ़िवादी पिता सहन नहीं कर सके। उन्होंने राम मोहन राय को घर से निकल जाने का आदेश दिया। राम मोहन राय घर छोड़कर निकल गए, तिब्बत की यात्रा की। वहां भी मूर्ति पूजा का खंडन किया तो तिब्बती लामाओं के दुश्मन बन गए। राम मोहन राय ने इंग्लैंड प्रवास के दौरान अपने एक अंग्रेज मित्र को पत्र लिखकर अपने पारिवारिक इतिहास व जीवन के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया था। उन्होंने बताया था मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों के बारे में ब्राह्मणों के साथ लगातार विरोध और वाद विवाद होने, विधवाओं को जलाने की प्रथा का विरोध करने के कारण मेरी उन लोगों से शत्रुता बढ़ती चली गई और मेरे परिवार के लोगों में उनके प्रभाव के कारण मेरे पिता एक बार फिर खुलेआम मेरे विरोधी हो गए। फिर भी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करते रहते थे। माँ के साथ नोकझोंक चलती रहती थी और कारण धार्मिक मान्यताएं होती थी। इस बात को लेकर एक रोचक घटनाक्रम भी है। राम मोहन राय गांव गए थे। आते समय माँ के पैर छूना चाहते थे, किंतु माँ ने कहा कि जो मेरे ठाकुर की अवमानना करता है मैं उसका आदर नहीं लूंगी। विवश होकर राम मोहन राय को ठाकुर के सम्मुख जाना पड़ा, किंतु वह भी माँ के समान हठी व्यक्ति थे। अतः बोले, माँ के ठाकुर, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इसके बाद ही माँ ने पैर छूने दिए। माँ बेटा दोनों अपने अपने विचारों को लेकर अंत समय तक अडिग रहे। आगे चलकर हालात यहाँ तक खराब हुए कि आपस में मुकदमेबाजी तक का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में माँ को बेटे का काम बड़ा लगा। सन 1820 में राम मोहन राय ने माँ की इच्छा के अनुसार उन्हें पुरी भिजवा दिया, जहाँ उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में अपना अंतिम समय बिताया। राम मोहन राय का जीवन परिचय लिखने वाले डॉक्टर कारपेंटर ने लिखा था कि तीर्थ जाने से पहले माँ और बेटे में समझौता हो गया था, बल्कि माँ ने यह स्वीकार किया था कि तुम सही हो, किंतु मैं दुर्बल स्त्री हूँ। जो धार्मिक मान्यताएं अब तक निभाती रही हूँ, छोड़ना असंभव है। अब बात धार्मिक कट्टरता के खिलाफ राम मोहन राय की मुहिम की। पिता की मौत के बाद राम मोहन राय मुर्शिदाबाद चले गए थे। यहीं पर फारसी में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पहली पुस्तिका लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, वह देश सुखी है जहाँ लोग आदतों और सहज मेल मिलापों के परिणामों का अंतर समझते हैं, व्यक्ति और जाति के प्रकृति प्रदत्त गुणों से परिचित होते हैं। वे अपनी शक्ति भर भिन्न भिन्न लोगों के विलग धार्मिक आदर्शों के बीच बिना पक्षपात के सत्य और झूठ की परख करते हैं। प्रस्तुता के व्यक्तिगत स्थिति से प्रभावित हुए बिना उनके संकल्पों की जांच पड़ताल करते हैं, जिन पर अधिकांश लोग आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं। राम मोहन राय की 1820 में लिखी द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तिका का प्रकाशन हुआ। पुस्तिका की प्रस्तावना में राम मोहन राय ने रूढ़ी रहस्य चमत्कार के विरोध में अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने लिखा, पिता की मृत्यु के बाद मैंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध आंदोलन और अधिक तेज कर दिया। इस समय भारत में छपाई की सुविधा का लाभ उठाकर मैंने लोगों में फैले भ्रम के विरोध में पुस्तकें और लेख देशी और विदेशी भाषाओं में प्रकाशित किए। इसी बीच कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन की बुनियाद पड़ी। राम मोहन इस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। संगठन के उद्देश्य का जिक्र करते हुए लिखा, जो कदम शिक्षा के लाभ को बढ़ावा देने के लिए, अज्ञान, अंधविश्वास, कट्टरता और धर्मांधता दूर करने के लिए, ज्ञान का स्तर उठाने के लिए, नैतिकता के सिद्धांतों के शुद्धिकरण, व्यापक सहिष्णुता और उदारता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाएंगे, सभा के उद्देश्यों की सीमा में होंगे। उस समय श्रीरामपुर ईसाई धर्म प्रचारकों का बड़ा केंद्र था। यह धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन का भी काम करते थे।
इसलिए अपने को सांप्रदायिक होने से बचा नहीं सके थे। हिंदू धर्म विरोधी प्रचार में अक्सर उनका पूर्वाग्रह जाहिर होता था। वह पूर्वाग्रह अज्ञान की सीमा तक था। राम मोहन राय ने 2 पर्चे निकाले, एक बांग्ला में ब्राह्मण सेबाधी और दूसरा अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन। इसके जरिए उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध कर हिंदू अद्वैतवाद और वेदांत का प्रचार किया। दोनों तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। राम मोहन राय का कहना था, इन वाद विवादों में मैंने ब्राह्मणवाद का नहीं बल्कि उसमें पैदा विकृतियों का विरोध किया। मैंने दिखाने की कोशिश की कि ब्राह्मणों की मूर्ति पूजा उनके पूर्वजों की धार्मिक पद्धतियों के विपरीत है। धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित जिन सिद्धांतों और शास्त्रों को वे मानने का दावा करते हैं उनके भी प्रतिकूल है। मेरे विचारों के विरोध के बावजूद कुछ लोगों ने मेरी भावनाओं और विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद किया। आधुनिक भारत में धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा शुरू की। संसार के 3 महान धर्मों हिंदू, इस्लाम व ईसाई धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके बीच समन्वय के सूत्र खोजे। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना। कलकत्ता आने पर राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की नींव रखी। आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा के लिए सभा की सप्ताह में 2 बार बैठक होती थी। आगे चलकर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। किराए के मकान में ब्रह्म समाज का कामकाज 2 साल चला। इसके बाद उसे अपना घर मिल गया। इस भवन के उद्घाटन से पहले 8 जनवरी 1830 को राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज ट्रस्ट का दस्तावेज तैयार किया। उक्त दस्तावेज एक अनूठा लेख है जिसमें उदार सहिष्णुता और सार्वभौमिकता के बारे में बताया गया है। राम मोहन राय की जीवन साधना का अमृत फल था ब्रह्म समाज। एक तरह से यह आत्मीय सभा का ही विकसित रूप था। समाज की हर शनिवार शाम को बैठक होती थी जिसमें 2 तेलुगु ब्राह्मण बगल के कमरे में पर्दे की आड़ में वेदों का पाठ करते थे। समाज के तत्वावधान में उपनिषदों का अध्ययन होता था और उनके बांग्ला में अनुवाद प्रकाशित होते थे। ब्रह्म समाज को ब्रह्म सभा भी कहते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना के समय ही रूढ़िवादी हिंदुओं ने धर्म सभा के नाम से एक विरोधी संस्था स्थापित की थी। रूढ़िवादी हिंदुओं के अगुआ राधाकांत देव इसके नेता बन गए थे। वह लोग ब्रह्म समाज व उसके जन्मदाता राम मोहन राय से नाराज रहते थे। कुछ समय बाद ब्रह्म समाज का प्रभाव बढ़ा। शिक्षित तबके के लोग उसकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। ब्रह्म समाज का पत्र संवाद कौमुदी था, वहीं धर्म सभा का संवाद चंद्रिका। इन पत्रों में सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता था। दोनों पक्ष धर्म को लेकर अपने अपने तर्क रखते थे। राम मोहन राय के समर्थकों की अपेक्षा विरोधियों की संख्या अधिक थी। बंगाल का समूचा हिंदू समाज 2 पक्षों में बंट गया था, एक सुधारवादी और दूसरा सुधार विरोधी। अब सती प्रथा विरोधी आंदोलन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर सती प्रथा के विरोध में आदेश निकाले थे। इन आदेशों के विरोध में कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदुओं ने सरकार की सेवा में एक याचिका प्रस्तुत की। आदेश रद्द करने का अनुरोध किया। इसी दौरान अगस्त 1816 में राम मोहन राय और उनके सहयोगियों ने सरकार की सेवा में एक जवाबी याचिका पेश की जिसमें सती प्रथा के विभत्स पहलुओं पर सरकार का ध्यान खींचा। राम मोहन राय ने लोगों को सती प्रथा की भयावहता समझाने के लिए बांग्ला भाषा में छोटी छोटी पुस्तिकाएं लिखी, संवाद कौमुदी में लेख प्रकाशित किए। रूढ़िवादी हिंदुओं ने राम मोहन राय का विरोध किया। कुछ समय के लिए उनका जीवन एक संकट में पड़ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सती प्रथा के विरोध में आंदोलन जारी रखा। समय बीतने के साथ काफ़ी हद तक लोग उनके पक्ष में हो गए। सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने सती प्रथा के सभी पहलुओं पर विचार किया। तत्पश्चात 4 दिसंबर 1829 को बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। कानून में कहा गया कि जो लोग किसी विधवा को जबरन जलाएंगे उन्हें प्राण दंड दिया जा सकता है। कुछ समय बाद मद्रास और बंबई में भी इसी तरह के कानून पास किए गए। रूढ़िवादी दल ने सती प्रथा विरोधी कानून के विरोध में प्रीवी काउंसिल में अपील की, जो रद्द कर दी गई।
राम मोहन राय इस प्रथा के विरोधी पहले से थे, लेकिन अपने घर एक घटना होने के बाद उन्होंने इस कानून को खत्म कराने के लिए जहां देश में लोगों को जागरूक किया, वहीं उसकी पैरवी के लिए इंग्लैंड तक गए। राम मोहन के भाई जगमोहन का 1821 में देहांत हुआ तो उनकी 3 पत्नियों में से एक आलोक मंजरी उनके साथ सती हो गई थी। आधुनिक भारत पर राम मोहन के जीवन के असर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, किसी भी विरले व्यक्तित्व को जो ऐसे समय पर उत्पन्न हो जबकि उसका देश स्वयं को बर्बाद करने के लिए अपने आप को नकार रहा हो, तो उसे स्वयं को पहचानने व सम्माननीय बनने में निश्चय ही समय लगता है। उसकी पुकार असंगत और न्यायोचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि लोगों ने अपने साजों के तार खुद ही ढीले छोड़ दिए होते हैं और उन्हें संगीत के सत्यम शिवम सुंदरम से मिलाने का प्रयत्न उनके लिए फलदायक प्रतीत नहीं होता। राम मोहन राय का भाषा के क्षेत्र में योगदान। राम मोहन राय ने बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी भाषा में समान रूप से समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की पहल की। अंग्रेजी पत्र बंगाल हेराल्ड निकलवाया। बांग्ला के साथ हिंदू बंगदूत का प्रकाशन 1829 में किया गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। वही हिंदी का दूसरा पत्र प्रकाशित करने का श्रेय राम मोहन राय को जाता है। बंगदूत के माध्यम से राम मोहन राय ने अपने विचार हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय हिंदी जानने समझने वालों की बड़ी संख्या कलकत्ता में थी। बंगदूत का प्रकाशन कलकत्ता स्थित बांसतल्ला लेन से होता था। इसके उद्देश्य पत्र में लिखा गया था कि जो लोग उपयोगी समाचार भेजेंगे वह उपकार मानकर इसमें शामिल किए जाएंगे। हिंदी गद्य के विकास काल में यह एक अहम योगदान था। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि आधुनिक भारत के इस संक्रांति काल में एक व्यक्ति भारत की 2 प्रमुख भाषाओं के निर्माण में समान रूप से अपना योगदान दे रहा था। राम मोहन की दूरदर्शिता का परिचय इसी बात से मिलता है कि उन्होंने बांग्ला के साथ हिंदी भाषा के महत्व और उसकी सार्वभौमिक भूमिका को समझा। अपने हिंदी अनुवादों, लेखों और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य के निर्माण एवं उसके स्वरूप को संवारने में अहम भूमिका अदा की। हिंदी गद्य के प्रारंभिक निर्माताओं में राम मोहन का नाम सदैव स्मरण किया जाएगा। राजा राम मोहन राय की विदेश यात्रा और अंतिम काल। राम मोहन राय को राजा का खिताब मिलने की रोचक कहानी है। इसी समय उन्होंने पहली बार विलायत की यात्रा की थी। कहानी इस तरह है, दिल्ली के बादशाह शाह आलम से कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रदेशों की दीवानी ले ली थी। बदले में कंपनी उन्हें 26 लाख रुपए सालाना देती थी। यह रकम बढ़वाने के लिए राम मोहन राय को राजा का खिताब देकर शाह आलम बादशाह ने विलायत भेजा था। वह विलायत जाने वाले पहले हिंदू थे। वहां से लौटने के बाद ही उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अंतिम बार राजा राम मोहन राय ने 19 नवंबर 1830 को इंग्लैंड की यात्रा की। करीब 4.5 महीने बाद वह 8 अप्रैल 1831 को लिवरपूल बंदरगाह पर उतरे। वहां राजा राम मोहन राय से मिलने वालों की भीड़ जुटती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम रॉस्को ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। बीमारी से ग्रस्त रॉस्को साहब बिस्तर पर थे। मेरी कारपेंटर ने इस मुलाकात के बारे में लिखा, भारतीय परंपरा से प्रणाम करने के बाद राजा राम मोहन राय ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है और अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के समक्ष खड़ा हूँ जिसकी ख्याति यूरोप में ही नहीं सारे संसार में फैल चुकी है। रॉस्को साहब ने उत्तर दिया कि मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इस सुखद दिन को देख पाने का सुअवसर प्रदान किया। दोनों के बीच राजनीति, व्यापार व धार्मिक विषयों पर बात होती रही। रॉस्को यह देखकर चकित थे कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति उनके ईसाई धर्म व ईसा मसीह के बारे में कितना गहरी जानकारी रखता है। रॉस्को साहब ने राजा राम मोहन राय को लॉर्ड ब्रोथम, जो रिफॉर्म बिल पेश करने वाले थे, के नाम एक पत्र दिया, जिसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय का परिचय देते हुए उन्हें यशस्वी और विद्वान कहा। सिफारिश की कि इस विशिष्ट व्यक्ति के लिए रिफॉर्म बिल वाचन के दौरान
हाउस ऑफ कॉमन्स की दर्शक दीर्घा में आसन की व्यवस्था की जाए। राजा राम मोहन राय लंदन की रिजेंट स्ट्रीट पर किराए का मकान लेकर रहते थे, जहां उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दिन भर व्याख्यान का सिलसिला चलता रहता। इससे वह बुरी तरह थक जाते, अनेक बार बीमार तक पड़ जाते थे। काम की अधिकता और धन की चिंता का बुरा असर उनके शरीर पर पड़ रहा था। मित्रों ने उन्हें आराम करने के लिए ब्रिस्टल जाने का सुझाव दिया। राममोहन सितंबर 1833 में डॉक्टर लैंड कारपेंटर की संरक्षिका मिस कैसिल के रेस्ट हाउस पहुंचे। मित्रों के साथ की वजह से उन्हें काफ़ी शांति मिली, पर 19 सितंबर को वह अचानक बीमार हो गए। मिस हेयर उनकी सेवा करती रहीं। प्रमुख चिकित्सक भी उनकी हालत सुधार न सके। इसी बीच 27 सितंबर को ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया। राम मोहन राय के निधन की सूचना भारत में उनके मित्रों एवं परिवारजनों को फरवरी 1834 में मिली। देवेंद्र नाथ टैगोर के अनुसार, जब राम मोहन राय की मृत्यु की सूचना आई, तब मैं अपने पिता के पास ही था। वह बच्चों की भांति रोने लगे। उपसंहार। राजा राम मोहन राय का समय और आज के भारत में मध्य करीब 200 साल का फासला हो चुका है। उनके समय में जिस विदेशी साम्राज्य ने अपना विस्तार किया था, उससे भी देश को मुक्त हुए करीब 67 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद देश के सामने अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। सती प्रथा तो नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं दहेज की आग में जलाई जा रही हैं। धर्म के नाम पर ढकोसलेबाजी हो रही है। संकीर्णता का बोलबाला है। सांप्रदायिकता की समस्या से देश अभी तक जूझ रहा है। समस्याओं के बीहड़ जंगल में पथ की खोज जारी है। इस स्थिति में राजा राम मोहन राय के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उनके जीवन काल में थे। राजा राम मोहन राय का जीवन एक लंबे संघर्ष की कहानी है। कभी वह संघर्ष अपनों से था तो कभी परायों से। कुछ में वह जीत गए, कुछ में हार का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वह मैदान में डटे रहे। भारत में पुनर्जागरण का जय घोष राजा राम मोहन राय ने किया। अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा की वकालत की, अंधविश्वास की निंदा की, सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया, आधुनिक बांग्ला भाषा और साहित्य की नींव रखी, राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक उपायों की वकालत की, स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए निर्भीक लोकमत बनाने में योगदान दिया, भारतीय पत्रकारों के लिए अगुआ बनने का काम किया। एक तरह से वह भावी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। वह अपनी पीढ़ी से आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनकी सबसे बड़ी चाह थी स्वतंत्रता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हामी थे और यह नहीं चाहते थे कि कोई उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। इसके साथ ही वह दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी सजग रहते थे। राम मोहन राय की सोच और उनके काम को देखते हुए प्रेमचंद ने लिखा था, राजा राम मोहन राय भारत के ही नहीं संसार के महान पुरुषों में हैं, और जब सच्चा सार्वदेशिक इतिहास लिखा जाएगा तो संसार के प्रवर्तकों में उनका नाम भी लिया जाएगा। भारत में आज जो धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जागृति है, उसका सूत्रपात राजा राम मोहन राय ने ही किया। हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर एक अंग पर उनके महान व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। हम उन्हें नवीन भारत का जन्मदाता कह सकते हैं। आज हमने जिन बिंदुओं पर बात की वह इस प्रकार हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? किन भाषाओं में हुई? धार्मिक आडंबर के खिलाफ काम कब शुरू किया? पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की? संवाद कॉमेडी को अपने आंदोलन का हथियार कैसे बनाया? आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।